नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके इस सीटेट की तैयारी में हम आपका भरपूर अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए, आपको सीटेट पास कराने के लिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष हिंदी और संस्कृत पेडागोजी को एक साथ करके संस्कृत पेडागोजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके लाए हैं। इसी तरह का हम आपको 10 वीडियो आपको देने वाले हैं ताकि आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, ताकि बार बार संस्कृत पढ़ने का, क्योंकि मान लीजिए संस्कृत हम उतना अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, अब उतना हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमारा जो बार बार क्वेश्चन गलत होता है उसी क्वेश्चन को सही करने के लिए हम इस तरह का वीडियो बना के ला रहे हैं, ताकि 10 वीडियो अगर आप देखिएगा तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए कुछ ना कुछ 10 वीडियो में आपको बहुत सारे लगभग सभी प्रश्न आ जाएंगे जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा होता है कि सीटेट में बार बार क्वेश्चन, संस्कृत पेडागोजी का क्वेश्चन ऐसा होता है कि बार बार क्वेश्चन दोहराता है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे कि 2021 में भी पूछा था और 2022 में भी पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इससे पहले की वीडियो में हम कराए और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें दोनों में मैच किया है, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, काफी कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलते सीधा वीडियो की तरफ। और ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पेडागोजी या संस्कृत पेडागोजी के लिए स्पेशल नहीं है, ये दोनों के लिए है। आपको 15 नंबर हिंदी पेडागोजी का हो गया और 15 नंबर संस्कृत पेडागोजी का हो गया, तो दोनों 30 नंबर का कंपटीशन करके चलिएगा। 30 नंबर आप तैयारी कर रहे हैं, हम आपको 15 क्वेश्चन के साथ 30 नंबर का तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास हम 10 वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का नया नया वीडियो अगर बनता रहा तो उसकी जानकारी आप तक सर्वप्रथम पहुंचता रहे, ठीक है। चलते हैं सर्वप्रथम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम जो किए हैं क्वेश्चन को सर्वप्रथम हम संस्कृत में लिए हैं, जैसा कि इससे पहले की वीडियो हम लिए थे, और उसी का हमने क्या किया, हिंदी ट्रांसलेट किया है। हम बस आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बार बार हम हिंदी करने का प्रयास नहीं करेंगे, कुछ चीजें शब्द जो होंगे हम बार बार उसको याद रखेंगे, ठीक है, और उसके सहारे हम संस्कृत पेडागोजी को हल करेंगे या हिंदी पेडागोजी को हल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम पढ़ते हैं, स्वर रेल यान आगमनाय प्रतीक्षमाण रमन महोदय एकाम पत्रिकां गृह्णाति सह किंचित रुचिकरणं दृष्टुम अचिरं पत्रिकाया अवलोकनम करोति इदं कस्य उदाहरणम अस्ति। सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको समझ में आया ही नहीं। अब पूछ क्या रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंदी और संस्कृत सिमिलर मिलता है। अब उदाहरण मतलब तो हम समझते हैं उदाहरण, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, इधर मतलब या कस्य मतलब कौन। क्वेश्चन यहां से पूछा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण है। अब किस चीज का उदाहरण है सब, तो यहां पर आप कहा कि पत्रिका ने किना थी, पत्रिका ने किनती है, किंचित रुचिकरणं दुष्टम, ठीक है ना। वो क्या करते, रुचि के लिए देखते हैं, सिर्फ वो क्या करते, रुचि के लिए देखते हैं। अब देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या किया गया, रमन महोदय स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक पत्रिका खरीदी और उस पत्रिका में क्या कुछ रुचिकर है, यानी क्या कुछ रुचिकर है यह जानने के लिए पत्रिका के पन्ने उल्टे पलटे, ठीक है ना। पत्रिका या अवलोकन करो, यानी कि उसको देखते हैं, देखते हैं, यानी उलटते पलटते, यह किस प्रकार का पठन या किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार के पठन का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें कहा क्या रहा था, तो कहा गया था कि मान लीजिए कुछ चीज हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल पर हम देख रहे हैं और किसी चीज को हम अच्छी बारीकी से समझ रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं, तो क्या हो गया, वो तो गहन पठन हो गया। लेकिन हम रील्स चला रहे हैं तो ये क्या हो गया, सरसरी निगाह। अब चूंकि रील्स में भी बहुत सारे ऐसे चाहते हैं तो आपके लिए जानकारी योग होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं और हटा देते हैं, तो ये सरसरी हो गया, ठीक है। आपका जिसमें ऑप्शन देखते हैं तो कह रहा है यहाँ पर सरसरी तौर पर, क्या ये सरसरी तौर पर पठन है, क्या बारीकी तौर पर पठन है, क्या विस्तृत पठन है या गहन पठन है। तो चूंकि यहाँ पर कोई अधिक जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल रुचिकर, जो चीज रुचि पैदा कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज नया चीज रुचि करने के लिए उसको सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सरसरी तौर पर हो जाएगा ना, एक नंबर इसका सरसरी तौर पर उसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बारीकी पठन क्या है, बारीकी पठन क्या और विस्तृत पठन क्या और गहन पठन क्या है। तो बारीकी पठन क्या है कि किसी भी चीज को गहन बारीकी से पढ़ना। अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे तो क्वेश्चन कैसे पढ़ते, बारीकी से पढ़ता कि त्रुटि की संभावना कम होती है। अब विस्तृत पठन करना, अब इसकी व्याख्या सहित पठन करना, ठीक है, जैसे हम 1857 क्रांति, अब उसको डीपली जाकर के पूरा सहित
सभी तथ्यों के सहित अगर हम पढ़ाई करें तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता आपका बेहतरीन पठन। गहन पठन मतलब पूरा पूरी ध्यान एकाग्र करके उसी चीज को देखना, उसी चीज को पढ़ना, क्या कहेगा आपका गहन पठन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा शिक्षक, क्या एक भाषा शिक्षक अनुच्छेद प्रयुक्तम यानी कि अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के अनुच्छेद का प्रयोग करते, आगे देखिए। प्रत्येक शब्द शुद्ध उच्चारण, बालाघात पूर्वक पद्धति तदनंतरम विषयावती कठिन शब्दानां व्याख्या पूर्वक स अनुवादम करोति पठनस्य यह प्रक्रिया कयं विश्व विद्यार्थी भया सहायम भवति। सर इतना बड़ा हिंदी इसका करे कैसे, तो हम आपको अभी कुछ बताए कि इसका कुछ शब्द पकड़िए कि हमको ये क्या कह रहा है। हिंदी में इसका कुछ ना कुछ आपको शब्द की जानकारी जरूर होगी, कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी जरूर मिलेगा हिंदी और संस्कृत में। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पर एक भाषा शिक्षक क्या कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए। अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिखने के लिए दिया तो उसको कहता है एक अनुच्छेद, आर्टिकल। ठीक है, अब प्रयोग मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक शब्द मतलब प्रत्येक शब्द, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध उच्चारण, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम सेम हिंदी का शब्द लिया गया, शुद्ध उच्चारण हिंदी से। अब बालाघात पूर्व के पद्धति यानी कि बालाघात पूर्व के पद्धति। अब कठिन शब्दाना, कठिन देखिए यहाँ पर कठिन शब्दाना यानी कठिन शब्दों को व्याख्या पूर्वक सा अनुवाद, यानी कि व्याख्या पूर्वक क्या, व्याख्या से क्या करते उसका अनुवाद, इसका करते अनुवाद करती है। पठनस्य मतलब पठन के, इस यह मतलब इस प्रक्रिया, ये मतलब यह, अभी से पहले बता यह मतलब यह, आपको ये सभी शब्द बार बार मिलेंगे, इसलिए सभी शब्द को याद रखिए। यह मतलब यह प्रक्रिया कयं विश्व विद्यार्थी सहायम भवति मतलब होता है, किस प्रकार विद्यार्थियों में यह सहायक होता है। अब देखिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, एक भाषा अध्यापक अनुच्छेद को पढ़ते समय उसके प्रत्येक शब्द को सही उच्चारण, बलाघात, तान अनुतान और विराम के साथ पढ़ती है। किसके साथ, ये सभी चीज के साथ पढ़ती है। फिर वह उसका अनुवाद करती है, कठिन शब्दों का अर्थ बताती है। पठन की यह प्रक्रिया अधिकांश शिक्षार्थियों पर किस तरह से मदद करेगी, किस तरह से इसको सहायता करेगी। अब पहला ऑप्शन है पठन सामग्री को डिकोड करने में, पठन सामग्री को डिकोड करने में। अब देखो उसके बाद है बोध के साथ साथ पठन में, बोध मतलब सीखने के साथ साथ पठन में, पठन की कला में जिज्ञासा विकसित करने में, पठन भाषा अधिगम, भाषा के प्रति प्रोत्साहित करने में। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर पठन की कला, जिज्ञासा विकसित करने में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बार बार ये चीज पढ़ लेंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो जिज्ञासा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर जिज्ञासा सही हुआ क्या, बिल्कुल यहाँ पर जिज्ञासा नहीं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई जिज्ञासा उत्पन्न करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, समय उसकी प्रत्येक शब्द सही उच्चारण, बालाघात, तान अनुतान, विराम चिन्ह पढ़ती है, विराम चिन्ह के साथ पढ़ती है। फिर वह उसका अनुवाद भी करते हैं, क्या करते उसका अनुवाद भी करते। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी सीख रहे हैं, तो दोनों चीज, क्योंकि आप मान लीजिए अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें क्या मिला, कठिन शब्द मिला, अभी हम संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं, है ना, एक साथ साथ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या मिला, कठिन शब्द मिला। अब इसका हम क्या किया, आपको अनुवाद कर दिए और उसके साथ साथ उसका व्याख्या सहित शब्द का हम आपको अर्थ बता दिए। तो ये पढ़ने की यह प्रक्रिया अधिकांश शिक्षार्थियों को किस तरह से मदद करेगी, किस चीज में मदद करेगी, तो ये हो जाएगा पठन सामग्री को डिकोड करने में, किस चीज में, डिकोड करने में। अब सर ये डिकोड क्या हुआ, तो स्विच डिकोड, आप लोग स्विचिंग समझ होंगे, ठीक है ना, किसी चीज को अपने अंदर मस्तिष्क में, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग रीजनिंग सुनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, किसी चीज को उसके अपने मन में अवधारणा बना लेना, ठीक है ना, ये क्या होता है, डिकोड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डिकोड करना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, क्या यहाँ बताया कि आपको अनुवाद किया जा रहा है, अनुवाद किया जा रहा है, तो वो डिकोड, जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, तो अब वहां पर जाता है, अब कुछ ना कुछ आप उसमें डिकोड बना ले कि जाता है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, जाना में क्या लगता है, तो ये डिकोड करना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा, अब देखिए कि भाषाया वैशिष्ट्यम यतस्मिन् शब्दा वस्तुपट्टा विचाराणां च प्रतीकवत् प्रयुज्यन्ते तो किम कथ्यते, ठीक है ना, यानी कि किम कथ्यते, किम मतलब होता है क्या, कथ्यते मतलब कहा जाता है, ठीक है ना, कहलाता है। भाषा विशिष्टता, ठीक है ना, भाषा के विशिष्ट गुण
यतस्मिन् शब्दा वस्तु पठता विचारा नाम च, ठीक है ना, प्रतीकवत प्रयुज्यन्ते तम किम कथ्यते, तत् किम कथ्यते, वो क्या कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, उत्पादकता, विस्थापना, अर्थमालना, वाक्य रचना। अब ये क्या कहलाता है, इसका हिंदी रूपांतरण हम देखते हैं। भाषा का वह गुण जिसमें शब्द किसी वस्तु घटता, ठीक है ना, तो यहाँ पता होगा, ठीक है ना, या विचारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी वस्तु के लिए, ठीक है ना, या किसी घटक के लिए, ठीक है, या किसी विचार के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहते हैं, उसका प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या ये उत्पादकता कहलाते हैं? क्या ये विस्थापन कहलाते हैं? क्या ये अर्थ कहलाते हैं? क्या ये वाक्य विनाश कहलाते हैं? तो अब देखिए, किसी शब्द वस्तु को और उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसका अर्थ ही ना होता है। जैसे मान लीजिए हम कहे जल, क्या कहें, अब जल के जगह हम क्या किए, पानी का प्रयोग किए, तो इसका अर्थ ना बता, इसका समानार्थी बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका, यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर कि एकस्य भाषा कक्षायां शब्दान् चित्राणि च अवलंब छात्रेभ्यः एका रूपरेखा दत्ता या आदृत्य किंचित लेखनीय एकादृश लेखनम किम कथ्यते। अब देखिए बार बार ये शब्द आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि मतलब अब क्या होगा, किम कथ्यते, कथ्यते मतलब कहा जाता है या कहलाता है, कहा जाएगा, कि मतलब क्या कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एतादृश ऐसा दृश्य लेखनम ऐसा लेखन क्या कहलाता है, कैसा लेखन। अब सर तो देखिए एकस्य भाषा कक्षायां शब्दान चित्राणि, शब्दान मतलब शब्द, समझ में आ रहा, चित्राणि मतलब चित्र, चौ मतलब होता और, चौ मतलब क्या होता और, अवलंबन छात्रे एका रूपरेखा होता, यानी इस सभी चीज को अवलंबित करके एक रूपरेखा दिया जा रहा है। क्या कह रहा है, एक रूपरेखा दिया जा रहा है, ठीक है। तय किंचित लेखनीय, उस पर क्या कह रहा है, लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ लिखने के लिए मदद के रूप में शब्दों की रूपरेखा, कुछ चित्र दिए जाते हैं, लेखन के इस तरीकों को क्या कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि लेखन किस तरीका को क्या कहा जाएगा। हम आपको कह रहे हैं बार बार कि कुछ चीज इसको अभी आपको इससे पहला क्वेश्चन था डिकोड, तो आप भी इसको कुछ चीज डिकोड कीजिए, कुछ चीज पकड़ के रखिए, ठीक है, ताकि आपको क्या कर संस्कृत का जब पेडागोजी हल करे आप, तो आपको कहीं ना कहीं सहूलियत मिले, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना, उम्मीद करते हैं। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये निर्देशित लेखन होगा, क्या ये नियंत्रित लेखन होगा, या मुक्त लेखन होगा, या प्रवाहपूर्ण लेखन होगा। अब बताइए क्या था यहाँ पर, विद्यार्थियों को कुछ लिखने के लिए मदद के रूप में शब्दों का रूपरेखा, क्या रूपरेखा चित्र दिया जाता है, लेखन किस तरीके को क्या कहा जाएगा, नियंत्रित होगा या निर्देशित होगा या मुक्त होगा या प्रवाहपूर्ण होगा। तो ये होगा निर्देशित लेखन, क्या हो जाएगा, निर्देशित लेखन। क्योंकि आपको चित्र दिया जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आप बच्चा को देखेंगे, बच्चा के प्राथमिक कक्षा के जो बुक में होता है, हिंदी के बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में, जैसे मान लीजिए पहले तो कोई सा कहानी पढ़ाया गया, ठीक है, कोई सा क्या होता है, कहानी पढ़ाया गया, जिसका खरगोश की कहानी पढ़ाई गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि चित्र दिया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको कछुआ खरगोश का चित्र दिया जाता है, उसको कहा था उस पर लिखने के लिए, ठीक है। प्यासा कौवा हो गया, इस तरह से उसको कुछ ना कुछ चित्र दे दिया जाता है और कहता है, कहा जाता है कि उसमें से कुछ आप अपने अनुसार में इसको लिखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, निर्देशित लेखन होता है। क्या होता है, ये निर्देशित लेखन होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए हम आपको एक साथ साथ हिंदी और संस्कृत के पेडागोजी का संपूर्ण तैयारी बनाने का जिम्मा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, कहीं बहुत सारी चीज इस बीच में आपको सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए भाषा विद्यार्थी, अब यहाँ पर तोड़िए, भाषा विद्यार्थी, अब इतना समझ गया, हमको अब अर्थ नहीं लगाना है, ये दुगो समझ में आ गया ना, भाषा विद्यार्थी, भाषा के विद्यार्थी है। निष्पादनम उन्नेतु अधोलिखितेषु किम नाधिक महत्वपूर्ण। अब देखिए नौ अधिक, यहाँ पर नाधिक है, इसको कोड दीजिए, नौ अधिक होता है, क्या होता है, नौ अधिक, कि मतलब क्या, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है, अधिक मतलब नीचे। अब इसमें कहाँ लगाने की जरूरत है, अर्थ लगाने की जरूरत कहीं नहीं है। अब समझिए, अब यहाँ पर दुगो शब्द हमको सर समझ में नहीं आया,
यही तो निष्पादनम उन्नेतु, ठीक है ना। उन्नेतु मतलब उन्नति, उन्नति, उन्नेतु मतलब उन्नति, सुधार के लिए, निष्पादन में सुधार के लिए किस चीज का सबसे महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन था आपको स्व मूल्यांकन, यानी कि खुद का मूल्यांकन। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, वैचारिक पत्रिका। अब आप किस चीज की कर रहे हो, भाषा विद्यार्थी, भाषा का जो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि निष्पादन कर रहे हैं, भाषा का निष्पादन कर रहे हैं। अब इसका हिंदी रूपांतरण हम पहले देख लेते हैं। भाषा अध्यापक के निष्पादन में सुधार लाने के लिए, ठीक है, किसने, भाषा अध्यापक के निष्पादन में, किसने, भाषा अध्यापक के निष्पादन में सुधार लाने के लिए, ठीक है। कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, स्व मूल्यांकन, ये बिल्कुल है, ये तो स्व मूल्यांकन होगा, ठीक है, ये तो सही है। उसका उपचारात्मक शिक्षण, अब लोकल रिपोर्ट, प्रतिबिंबात्मक जर्नल, ठीक है ना, ये पत्रिका जर्नल हो जाएगा, यहाँ पत्रिका होगा, ठीक है ना, बिंबात्मक पत्रिका। तो ये आप देखिए स्व मूल्यांकन होगा, अवलोकन रिपोर्टिंग होगा, और सही प्रतिबिंबात्मक जर्नल क्या होगा, इसका संस्कृत में देखें तो वैचारिक पत्रिका क्या होगा, वैचारिक पत्रिका। अब यहाँ पर भाषा से संबंधित है, तो आप वैचारिक पत्रिका आपके लिए इंपोर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है आपके लिए, भाषा पत्रिका इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, ताकि हमको तो ये पता चलेगा कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप बोलने में कितने सक्षम है, कितने सज्ज हैं, किस तरीका से किस तरीका से आप वहां बोलते हैं। तो ये सभी चीज की जानकारी आपके वैचारिक पत्रिका से नहीं लगता है, ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सबसे कम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे पूछा सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब एक होता है निदानात्मक, क्या होता है, निदानात्मक, और एक होता है उपचारात्मक। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताइए सर्वप्रथम बच्चे में आप लोग निदानात्मक परीक्षण की, निदानात्मक शिक्षण कीजिएगा, उपचारात्मक शिक्षण कीजिएगा, ये प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग तो जवाब देते ही नहीं, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते कुछ लोग। तो इसका जवाब उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपसे पहले निदानात्मक आप विद्यार्थियों के साथ सर्वप्रथम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग कीजिएगा या उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण सही इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वच्छान, एक मिनट, अगला प्रश्न कह रहा है पंचम कक्षाया। अब पंचम मतलब क्या होता है, पांच, कक्षाया मतलब कक्षा के, शिक्षिका रीमा स्व छात्रा मतलब अपने छात्रों भाषा पठवितुम, खाद्य सूची, समाचार पत्र नाम, अंसा, रेल यान, समय तालिका इत्यादि पठन सामग्री कक्षायो आद्यति तथ्य विद्यम सामग्री नाम प्रयोग शिक्षिका प्रोत्साहित। अब ये किस विधि द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, इसका हिंदी रूपांतरण देखिए। कक्षा 5 की अध्यापिका रीमा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाना, सॉरी यहाँ अंग्रेजी में भाषा पढ़ाने, क्या हो जाएगा, भाषा पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाषा पढ़ाने के लिए तरह तरह की सामग्री लाती है, जैसे कि समाचार पत्र, रेलवे समय सारणी, मेन्यू कार्ड आदि। वह किस प्रकार की सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है, किस प्रकार की सामग्री को प्रोत्साहित कर रही है, क्या यह प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है, क्या यह अनुकूलित सामग्री का प्रयोग कर रही है, या स्वनिर्मित सामग्री का प्रयोग कर रही है, या सरलता से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या अनुकूलित सामग्री, अनुकूलित मतलब सिर्फ और सिर्फ भाषा के अनुकूलन है क्या, अब रेल का भाषा से क्या लेना देना है ना। अब स्वनिर्मित, क्या ये खुद से बना रही है क्या, नहीं। क्या ये सरलता से उपलब्धता की सामग्री बना रही है क्या, नहीं, सरलता से उपलब्धता भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रमाणिक सामग्री। ये सभी क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रमाणिक सामग्री है। कैसी सामग्री है, प्रमाणिक, क्योंकि रेल तालिका तो अपने आप में प्रमाणिक है, उसका समाचार पत्र ये भी क्या प्रमाणिक सामग्री है, तो ये हो जाएगा प्रमाणिक सामग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा कौशल, यानी कि भाषा कौशल मूल्यांकन उत्कृष्टता परीक्षा स भवेत् यस्या कौशलस्य वैधता परीक्षा भवति अस्य आशय अस्ति।
हम आपसे क्या कहा कि भाषा कौशल, यहां पर समझिए कि भाषा कौशल मूल्यांकन उत्कृष्टता, यानी मूल्यांकन को उत्कृष्ट बनाने के लिए परीक्षा स भवेत् यस्या कौशलस्य वैधता परीक्षा भवती, यानी कि परीक्षा होती है तो अस्य आस्य, यानी कि इसका अस्य है, इसका आस्य क्या है, तो भाषा कौशल का मूल्यांकन के लिए एक परीक्षण है, वह जिसकी विश्वसनीयता की जांच हो सके, ठीक है ना, इसका वैधता, ठीक है, परीक्षा होती है, वैधता की परीक्षा होती है, इसकी वैधता की परीक्षा होती है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरह से संबोधित कर पाते हैं, शिक्षार्थी परीक्षणों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। अब परीक्षण क्या था कि विश्वसनीयता, ठीक है ना, विश्वसनीयता की जांच, किस चीज की, विश्वसनीयता की जांच थी। तो क्या ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरीका से संबोधित कर पाती है? बिल्कुल सर, ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा सही है, गलत इसको पूरा प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। अब शिक्षार्थी इन परीक्षणों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, परीक्षणों से एक समान परिणाम सामने आने चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, एक समान आंसर नहीं आने चाहिए। परीक्षण में प्रत्यास्परण आधारित प्रश्न आने चाहिए, बिल्कुल प्रत्यास्परण कभी नहीं, एलसीएम या एनईटी कोई आपको स्मरण के आधार पर तो कभी कहता ही नहीं करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। शिक्षार्थी इन परीक्षणों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, यही तो इसकी विश्वसनीयता होगी ना, कि मान लीजिए आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये सभी सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में होगा, ठीक है, तो कौन कितना अच्छा कर पा रहा है, इसी से विश्वसनीयता आपकी बढ़ेगी, आपकी परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एकस्य कथावाचन कक्षा शिक्षिका तया पत्राणाम अनुकृतम विद्यार्थी भाव अभटिंगम शारीरिक मुद्रा च परित्य, ठीक है ना, यानी कि शारीरिक मुद्रा, यानी कि सबसे पहले देखिए कथावाचन कक्षा में, ठीक है, ये कथावाचन के तौर पर कया पत्राणाम, ठीक है, अनुकृतम विद्यार्थी भाव भिंगनाम शारीरिक मुद्रा च परित्य स्वछात्राणाम अनुवर्तनं कर्तुं निर्देशति अत्र भाषा शिक्षिकायां पद्धति प्रयोज्यते। अब यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अध्यापिका कथावाचन में, ठीक है ना, कथावाचन में अनुकृति मतलब ध्यान देती है, क्या, हाव भाव, किस चीज को, हाव भाव भंगिमा, ठीक है ना, इसका प्रयोग करती है, उस पर ध्यान देती है और अपने विद्यार्थियों से ऐसा करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित, इसको अनुवर्तन मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, अपने विद्यार्थी को स्वछात्राणाम अनुवर्तन मतलब प्रोत्साहित करने के लिए वह किस विधि का प्रयोग कर रही है, ठीक है ना, ये किस चीज का प्रयोग कर रही है। अब देखिए इसका हिंदी रूपांतरण लिखते हैं। एक अध्यापिका कथावाचन के दौरान हाव भाव एवं भंगिमाओं का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह भाषा शिक्षण के लिए किस अधिगम शैली का प्रयोग करती है, किस अधिगम शैली का भाषा में प्रयोग करती है, क्या श्रवण संबंधी, दृश्य संबंधी या गत्यात्मक संबंधी या कलात्मक संबंधी। अब आपके हाव भाव पर अभी हम पढ़ा रहे तो कहीं ना कहीं हमारा हाव भाव भी आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्या वो एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी होता है, ठीक है ना, इसका गत्यात्मक हो जाएगा। अंगम संचरण मूलक, ठीक है ना, अंग का संचरण देख रही है कि भाषा के साथ साथ आपका एक्टिविटी भी देखा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे संगीत में आपका हाव भाव भी देखा, जैसे मान लीजिए जिस तरह से जिसका जब लय आता है उस तरह से आपकी मुद्रा भी हो जाती है, डांस, ठीक है ना, तो अपने आप ये ऑटोमेटिक मुद्रा भी हो जाती है, तो वो क्या होता है, ये शरीर का संचलन होता है, शरीर का संचलन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में, संस्कृत पढ़िए, कि भारत में भाषा के विषय में अधोलिखित मतलब नीचे लिखे किम कथनम, कौन सा कथन सत्यम अस्ति सही है, ठीक, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि हिंदी भारत से राष्ट्रीय भाषा अस्ति, बिल्कुल ये हमारा हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं, हमारा राजकीय भाषा, ठीक है, क्या है हमारा, सॉरी राजभाषा, राजकीय भाषा नहीं, राजभाषा है, क्या है हमारा, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा, ठीक है, कौन, हिंदी हमारा क्या, हमारे देश का एक राजभाषा है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिंदी भारत से राजभाषा अस्तित्व, बिल्कुल सही, ये तो सही है।
आंग्ल भाषा है मतलब अंग्रेजी भाषा, ठीक है, भाषा भारत से राजभाषा अस्ति, बिल्कुल नहीं, हमारा राजभाषा क्या हिंदी है। अगला ऑप्शन है आंग्ल भाषा भारत से सह राजभाषा अस्ति, बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी भाषा जो हमारे भारत की सह राजभाषा है, कैसे क्या है, सह राजभाषा है। आपको पता होगा कि हिंदी क्या है, हमारे देश की राजभाषा है, हिंदी क्या है, हमारे देश की राजभाषा है, क्या है, राजभाषा है। और अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है, सह राजभाषा है, क्या है, सह राजभाषा है, सह राजभाषा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हिंदी संस्कृत, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए, एग्जाम में सीटेट ने पूछा क्वेश्चन, और संस्कृत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, सीटेट में ही, ठीक है ना, सीटेट के ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है, हम दोनों को मिक्स करके ला रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छा से इसको समझ पाए। और बार बार क्वेश्चन संस्कृत की पेडागोजी का बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए बारीकी से देखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न तक, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए यानी कि बी सही है, और ठीक है, और डी सही है, तो बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और डी इसका सही आंसर 2 नंबर है, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि एकाधिक भाषा ज्ञानम, भाषा नाम ज्ञानम, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान क्या है, भाषा कक्षा शिक्षिका भारवत, यानी कि भार होता है उसके लिए, नहीं भार नहीं होता है, नव भाषा अधिगम अवसर भरमा जनयति, यानी कि नव भाषा मतलब क्या, नई भाषा, अधिगम मतलब सीखने अवसर को भरमाती है, नहीं बिल्कुल नहीं, नव भाषा या अध्ययन अध्यापने तित्राम सहायम भवति, यानी कि उनमें के भाषा, नए भाषा को सीखने में सहायता करती, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर सही हो जाएगा, जो क्या होगा, नई भाषा सीखने और पढ़ने के लिए बहुत सारा सहायक होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लीजिए आपसे कुछ यहाँ से अलग ही पूछ सकता है कि आपके कक्षा में बहुत प्रकार के, बहुत भाषा के बच्चे हैं, तो क्या आप उन्हें कैसे सिखाइएगा, उनको क्या समझिएगा, क्या आप उसको अपने आप क्लास का बोझ समझिएगा, नहीं बोझ नहीं समझना, उनको एक संसाधन बनाना है, उसको एक साधन बना देना है, ताकि मान लीजिए आपकी क्लास में हिंदी है, मैथिली है, भोजपुरी, जिस भी तबले के बच्चे हैं, जिस भी भाषाई को सीखने वाले बच्चे हैं, सीख चुके बच्चे हैं, अब उसके सहारे दूसरा बच्चा भी तो सीखेगा वो भाषा, तो नई भाषाओं को सीखने में ये सहायता करता है, साधन है ये, ठीक है, नई भाषा सीखने अधिगम में व्यवधान डालता है, बिल्कुल नहीं, ये सहायता करता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित किम क्षेत्रम विकासस्य क्षेत्रम इति संविकृतम्, अंग संचलन संवेदनम संज्ञा संज्ञानात्मक तार्किक, यानी कि नीचे लिखित क्षेत्र विकास से, विकास के क्षेत्र में इति नौ सॉरी, ठीक है ना, नौ, ठीक है, सॉरी नौ संवर्गीकृत, यानी कि कौन सा सही नहीं है, इसका सही क्षेत्र कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम विकास के आयाम की श्रेणी में नहीं है, गत्यात्मक है, बिल्कुल सही, संवेगात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, लेकिन तार्किकता नहीं है, तार्किकता किसके तहत आया था, संज्ञानात्मक के तहत आया था तार्किकता, ठीक है। अगर आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा खासा होगा तो आपका तार्किक विकास भी अच्छा खासा होगा, ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तार्किकता नहीं होगा, तो गत्यात्मक कौशल, गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक कौशल का विकास होता है, संवेदी, संज्ञानात्मक, ये सभी होते हैं, विकास होते हैं। अब यानी कि इसका क्या होगा, तो तार्किक नहीं होगा, तार्किकता नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि विकास प्रमुख क्षेत्र छात्र से प्रगति, यानी कि विकास के प्रमुख क्षेत्र में छात्र प्रगति निरीक्षणाय तस्य व्यवहारं कौशलानि पर्यवेक्षणाय च सतत मूल्यांकनार्थम अधिलिखितेषु किम प्रयुज्यते। अब बार बार देख रहे हैं, हम आपको शुरू में ही बोले थे कि इसमें कुछ ना कुछ आप खोजिए, आपको बार बार एक शब्द मिलेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्या मिलेगा, तो प्रयुज्यते मिल रहा है, किम मिल रहा है, अधिलिखितेषु मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, अधिलिखित मतलब नीचे, कि मतलब क्या, प्रयुज्य मतलब क्या होता है, प्रयुक्त मतलब उसके लिए किया जाता है, ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है। अब सतत मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यवहार और कौशलों के अवलोकन हेतु क्या तैयार करना चाहिए, जिससे विकास के मुख्य आयामों की
प्रगति पर दृष्टि रखी जा सके। अब क्या तैयार करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए कि विकास के यानी इसके विकास के मुख्य आयामों की प्रगति पर, किसी पर विकास के मुख्य आयामों पर की प्रगति पर दृष्टि रखी जाना चाहिए। किसके विधि, किसके द्वारा, तो सतत मूल्यांकन के द्वारा। किसके द्वारा, सतत मूल्यांकन के द्वारा। क्या रिपोर्ट, लेखा जोखा, चेक लिस्ट या फ्लैश कार्ड। तो क्या रिपोर्ट में सारा चीज तो रिपोर्ट नहीं हो पाएगा, रिपोर्ट छोटा चीज होता है, ठीक है। लेखा जोखा ये भी नहीं, लेखा जोखा तो होगा नहीं। चेक लिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेक लिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लैश कार्ड भी नहीं होगा, चेक लिस्ट का सही आंसर हो जाएगा। जिसमें के तहत यानी कि सतत मूल्यांकन के तहत, किसके तहत, सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत विद्यार्थियों के व्यवहार और कौशल के अवलोकन के लिए, व्यवहार और कौशल के अवलोकन के लिए तैयार करना चाहिए, जिसके विकास मुख्य आयामों को अभी प्रगति पर ध्यान रखा जा सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चेक लिस्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अधिलिखित मतलब नीचे लिखे कस्य भाषा कौशल से संबंध संप्रेषण कौशल, अबोध समान, अबोध माध्य अस्ति, यानी कि संप्रेषण कौशल और बोध संबंधी क्षमताओं को प्रभावित करने वाला भाषा विकार कौन सा है। अब इसमें चारों आपके चारों भाषा विकार ही है, ठीक है। ये चारों आपको दिख रहा है, चारों भाषा विकार ही है। पहला आपको दिख रहा है डिस्प्लेसिया, ये भी भाषा विकार है। अब दिख रहा है डिस्प्लेक्सिया, ये भी भाषा विकार है। डिस्फीरिया, ये भी भाषा विकार है। डिस्टोपिया, ये भी भाषा विकार है। अब सबके अलग अलग काम है, ठीक है, सब अलग अलग तरीके से होते हैं। अब डिस्फेजिया, अब यहां समझिए डिस्फेजिया से क्या होगा। अब यहां पर भाषा कौशल, अब कौशल और बोध संबंधी, बोध संबंधी मतलब मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये होता है डिस्फेजिया। क्या हो जाएगा इसका, डिस्फेजिया। अब डिस्प्लेक्सिया क्या होता है, डिस्फीरिया क्या होता है और डिस्टोपिया क्या होता है। तो डिस्प्लेक्सिया होता है कि वाचन संबंधी जो हम लोग बोलते हैं उसमें अगर कोई त्रुटि होता है तो होता है डिस्प्लेक्सिया। डिस्फीरिया भी से संबंधित है, डिस्टोपिया साहित्य से संबंधित है, ठीक है। समाज के बारे में जिसे होता है ये सब डिस्टोपिया हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाषा के शिक्षण, भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक से का भूमिका भवेत। भाषा के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका है, पाठ्य पुस्तक क्या होता है। मात्र एक साधन, क्या केवल एक साधन है पाठ्य पुस्तक? बिल्कुल नहीं, ये एक साधन नहीं है। केवल एक साधन है, लेकिन केवल एक साधन नहीं है, मात्र एक साधन नहीं है। कई साधनों में एक साधन है, कई संसाधनों में एक साधन है, कई संसाधनों में क्या एक साधन ये भी है। मूल्यांकन के लिए एक उपकरण है, मूल्यांकन के लिए एक उपकरण है, आकलन का एक उपकरण है। ये भी नहीं, मूल्यांकन के लिए कई सारे उपकरण है, केवल ये उपकरण नहीं है, आकलन का उपकरण नहीं है। ये कई संसाधनों में एक साधन है। क्या, कई संसाधनों में एक साधन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सीटेट में, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि भाषा कक्षाया दृश्य वस्तु इत्यस्य प्रयोग का आशय, यानी कि दृश्य वस्तु का प्रयोग से क्या आशय है। भाषा कक्षा में रियल या वास्तविक सामग्री के प्रयोग का क्या तात्पर्य है। संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग, शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग, शिक्षार्थी के लिए यथार्थवादी उद्देश्य, बच्चों के अधिगम वास्तविक स्तर। अब इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन और समझिए। भाषा के रियल या मतलब वास्तविक सामग्री के प्रयोग का क्या तात्पर्य है। संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग, शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग। अब क्या, फिर से देखो, वास्तविक सामग्री का प्रयोग, तो क्या संप्रेषण के लिए ना। अब भाषा का कक्षा में से आपका करा तो संप्रेषण, भाषा मतलब क्या होता है, भाषा क्या है, संप्रेषण का साधन, बातचीत करने का एक साधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हमारा आज का 15 क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।